हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 20 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास हम आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 17 मई। ठीक है, तो कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसको कि ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं, रक्तचाप को। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। अब देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो बीपी होता है, नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है? वो होता है 120, 80। ठीक है, 120 एंड 80 mmHg। ठीक है, लेकिन अगर 140 या 90 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या माना जाता है? उसे हाइपरटेंशन का, बीपी का जो है वो मरीज माना जा सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक नॉर्मल मनुष्य में जो बीपी होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 120/80। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से दिवस हमने पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट डेज मई में। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। 1 मई को हमने पढ़ा है विश्व मजदूर दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पढ़ा है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पढ़ा है और BRO स्थापना दिवस भी पढ़ा है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस पढ़ा है। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे पढ़ा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पढ़ा है। 15 मई को हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और नेशनल डेंगू डे भी हमने पढ़ा है। और अब हमने आज पढ़ लिया जो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, वो 17 मई को हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस हमारे पास हैं गुवाहाटी असम, शिलोंग मेघालय, महाराष्ट्र मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी असम। अगर हम बात करें कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन है, इसमें क्या है? ये भारत का प्रगतिशील पथ। ठीक है, ये सम्मेलन है इसका, जो आपराधिक न्याय प्रणाली का है वो इसका सम्मेलन है। नाम क्या है? भारत का प्रगतिशील पथ। तो ये सम्मेलन जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और किसने? केंद्रीय जो कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से किया है। अगर असम सरकार के सहयोग से किया है तो वहाँ पर गुवाहाटी के अंदर ये हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पर? जो ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून थे उनको निरस्त कर दिया गया और देश में जो आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून थे उनके जो अधिनियमन है, उनके बदलावों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए सम्मेलन जो है वो किया गया है। अब कौन कौन से कानून जो है वो नए जुड़े हैं इसमें देख लेते हैं हम। देखिए, एक तो भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 थी, उसके स्थान पर जो है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 बनी है। अब 1973 का जो स्थान लेने वाली है वो कौन है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, पहले इसका नाम था दंड प्रक्रिया संहिता 1973, अब नाम क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेने वाला है। तो 3 जो आपराधिक कानून है वो उनमें चेंज किया गया है। उसके लिए जो जागरूकता के लिए ये जो है वो सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये जो कब लागू होंगे, ये वाले जो अधिनियम है 1 जुलाई 2024 से ये जो है लागू किए जाएंगे। ठीक है, और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? हेमंत कुमार बिस्वा, क्योंकि ये जो असम के क्या हैं, ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्वा, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। दोनों को किया गया है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। तो
क्या है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है, उसमें भारतीयों को कौन कौन से भारतीय हैं जो कि शीर्ष 15 में, टॉप 15 में आए हैं, सुपर अमीरों की सूची में आए हुए हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों आए हैं। अब देखिए जो मुकेश अंबानी है ये 12th नंबर पर है, 12वें स्थान पर है, और इनकी जो संपत्ति है वो 110 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, और गौतम अडानी 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पहली महिला कौन बनी है 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली, इनका नाम है बेटनकोर्ट मेयर्स। ये जो है एक लॉरियल कंपनी है, मशहूर लॉरियल कंपनी है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कॉस्मेटिक कंपनी है ये, लग्जरी कॉस्मेटिक कंपनी। तो उनकी जो ये ओनर हैं बेटनकोर्ट मेयर्स, ये पहली महिला बनी है। ठीक है, 100 अरब डॉलर संपत्ति वाली पहली महिला बनी है। और सबसे अमीर व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वो बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, वो सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे आगे हैं। ठीक है, कहाँ के LVMH कंपनी के संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO भी हैं इसके, और ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं जो कि आप लोग जानते हैं अमेजोन कंपनी के संस्थापक हैं। और तीसरे नंबर पर जो एलन मस्क हैं टेस्ला कंपनी के संस्थापक, वो तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ट, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर एलन मस्क। ठीक है, 12वें नंबर पर कौन है मुकेश अंबानी, 14वें नंबर पर कौन है गौतम अडानी है। ठीक है, और पहली महिला की अगर हम बात करें तो वो कौन बनी है, उनका नाम है बेटनकोर्ट मेयर्स, वो पहली महिला बनी है अमीर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है? IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है IIT दिल्ली ने। ठीक है, किसने किया है, IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है, ये किया है अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी आप लोग जानते हैं UAE संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। अब IIT दिल्ली का जो पहला कैंपस है ये होने वाला है शुरू 2024-25 में, अपना सत्र जो है वो शुरू करने वाला है। अगर हम बात करें इससे पहले किसी ने क्या अपना अंतर्राष्ट्रीय सत्र खोला है, तो हाँ, किसने, IIT मद्रास ने। कहाँ पर, तंजानिया जंजीबार के अंदर स्थापित किया है। और जंजीबार को अगर हम बोलें तो लौंग का द्वीप भी इसको बोलते हैं, लौंग का टापू या लौंग का द्वीप भी इसको बोलते हैं। तो इन्होंने अपना पहला सत्र जो परिसर है वो कहाँ पर, जंजीबार में, तंजानिया में शुरू किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो IIT दिल्ली है जो अबू धाबी में कर रहा है, वहाँ पर कौन कौन से क्या क्या पढ़ाने वाला है। एक तो देखिए सबसे पहली बात, जायद विश्वविद्यालय के कैंपस में अपना जो इस्तेमाल करेगा, वहाँ पर जायद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का कैंपस ये यूज़ करने वाला है। ठीक है, और ये कितना BTech कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर, BTech एनर्जी इंजीनियरिंग, और 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। और जो क्लासेज हैं वो अगस्त सितंबर में शुरू होने वाली हैं। ठीक है, अगर हम IIT के बारे में देखें तो भारत में अगर पहले IIT की बात करें तो 1950 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और IIT बॉम्बे की स्थापना जो है वो सोवियत संघ की सहायता से 58 में हुई थी। और IIT मद्रास की 1959 में जर्मनी की सहायता से, IIT कानपुर 59 में USA की सहायता से, और IIT दिल्ली जो है वो यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से की गई। हो सकता है कभी आप लोग अगर अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे एक आधा यहाँ से पूछ लिया जाए। और फिर 1994 में गुवाहाटी में जो है वो स्थापित किया गया था 6th नंबर का। अगर आज वर्तमान में प्रेजेंट में अगर हम बात करें कि कितने IIT हैं इंडिया के अंदर, तो 23 IIT हैं इंडिया में। ठीक है, ये नाम है दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी। ठीक है, हमारे भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मंडी में है जो IIT कमांद, वाराणसी, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, जम्मू, धारवाड़, धनबाद और भिलाई। ठीक है, 23 IIT हैं। नाम तो आप लोगों से कम ही पूछने वाले, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने नंबर हैं। ठीक है, तो 23 हैं। ठीक है, अब कौन इनको जो है वो संस्थान बनाता है, तो ये जो इसमें जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो 1961 का अधिनियम है जो इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें UAE के बारे में, तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि वहाँ पर कृत्रिम बारिश के कारण जो है वो बाढ़ आई थी। ठीक है, तो किसके कारण, सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव जो किया गया था उसके कारण जो कृत्रिम बारिश हुई और उससे बाढ़ आ गई थी। ठीक है, और इसमें 7 अमीरात हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कौन कौन से 7 अमीरातों को मिलके जो है वो UAE बनता है। अबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, अजमान,
अल कायवेन, रास अल खैवाह और अल फुजेरा, ये 7 अमीरातें इससे बना है। ठीक है, 1971 में अस्तित्व में आए और ये एक मुस्लिम आबादी वाला अरब देश है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अमीरात इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? अबू धाबी इसमें सबसे बड़ा है और तेल उद्योग का केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कौन है? अल मखतूम आपने याद रखने हैं। अल मखतूम जो है वो नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अल मखतूम आपने याद रखने हैं, अबू धाबी के प्रधानमंत्री हैं और राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की यूएई के प्रधानमंत्री हैं और राजधानी इसकी अबू धाबी और मुद्रा कौन सी है? दिरहम है। ठीक है, नेक्स्ट भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की 12वीं संयुक्त कार्य समूह JWD कहाँ पर आयोजित की गई है? उलन बटोर, अबू धाबी, कतर या रोटरडम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उलन बटोर में। मंगोलिया की जो कैपिटल है उलन बटोर, वहाँ पर की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रक्षा जो मंत्रियों की बैठक है ये उलन बटोर में की गई है। उलन बटोर कहाँ की है? मंगोलिया की राजधानी। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो देखिए मंगोलिया जो है वो, इसका इतिहास क्या है? 2600 वर्ष पुराना है, जिसमें बौद्ध धर्म एक प्रमुख कड़ी है और हूण जनजाति का घर था। ठीक है, जो हूण जनजाति थी कहाँ से आई थी? मंगोलिया से आई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो चंगेज खान, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चंगेज खान के बारे में, तो वहाँ से जो मंगोलिया से आया था चंगेज खान। ठीक है, रक्षा की अगर हम बात करें तो एक कौन कौन से अभ्यास भारत और इसके बीच में होते हैं? नॉर्मडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट जो है वो भारत और इसके बीच में होते हैं। ठीक है, मंगोलिया के बारे में अगर हम देखें तो मंगोलिया जो है वो उत्तर मध्य एशिया में है ये देश, और रूस और इसकी जो उत्तर में रूस है और दक्षिण में चीन है। ठीक है, ये बौद्ध देश है मुख्य रूप से और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करता है। राजधानी उलन बटोर है, मुद्रा तुगरिक है और प्रधानमंत्री ये नाम है लवस नाम सराय ओयुन एर्डिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मालती जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? संगीतकार, कथाकार, पत्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कथाकार। मालती जोशी निधन हो गया इनका, क्या थी ये? कथाकार थी। ठीक है, कथाकार, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो है 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अन्न प्रणाली के कैंसर से पीड़ित थी ये। ठीक है, और जो हिंदी और मराठी भाषा में अपने काम के लिए जानी जाती थी। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, सबसे मेन बात तो ये है, इसीलिए जो है फेमस हो जाती हैं ये, क्योंकि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2018 में। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन। मालती जोशी नाम है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस। ठीक है, विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कब मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया जाता है। तो एक हमने और दिवस पढ़ा है आज 17 मई को, और एक हमारे पास ये हो गया विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसकी तो थीम है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ठीक है, डिजिटल जो इनोवेशन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी जो थीम है ये इस बार रखी गई है। अगर हम बात करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है, इसकी जो अवधारणा दी गई थी, किसने दी थी ये? कहाँ के? नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो है वो इसकी आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके बाद जो है वो सतत विकास के लक्ष्य हैं, 30 लक्ष्य रखे गए हैं, ये आप लोग जानते हैं, 2015 में रखे गए हैं। और 2015 में इन्होंने जो 30 लक्ष्यों को अपनाया है और 17 लक्ष्य जो है वह निर्धारित किए गए हैं और 2030 तक इनको हासिल करने का जो है निर्णय लिया गया है, निश्चय लिया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को फिर से देश के प्रधानमंत्री, किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? पनामा, स्लोवाकिया, सोलोमन द्वीप या फिर क्रोएशिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया। ठीक है, कहाँ के? क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एलोर्डा होना था यहाँ पर, एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। अगर हम बात करें ये एलोर्डा जो कप है किसका कप है? ये बॉक्सिंग का है। ठीक है, बॉक्सिंग का कप है ये, और जो निखत जरीन है उन्होंने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर हो रहा था ये? कजाकिस्तान अस्थाना के अंदर ये हो रहा था। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने यहाँ की जो प्लेयर है उनको हराया है और फिर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कजाकिस्तान अस्थाना के अंदर हुआ है ये, बॉक्सिंग का कप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निखत जरीन जो है वो किस खेल से संबंध रखती हैं, तो निखत जरीन किस खेल से संबंध रखती हैं? बॉक्सिंग से, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है फीफा वीमेंस
वर्ल्ड कप जो है वो 2027 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश या फिर सिंगापुर? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ठीक है, जो फीफा है, FIFA विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करने वाला है? ब्राजील करने वाला है। ठीक है, और 2027 ये जो है वो 10th नंबर का संस्करण होगा और इसकी जो घोषणा है वो थाईलैंड में आयोजित 74वीं फीफा कांग्रेस में की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो किसको दी है? सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सुरंग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ही दिनों में जब सिंकुन सुरंग बन के तैयार हो जाएगी तो ये जो है वो सबसे हाईएस्ट बनने वाली है। ये जो सेला सुरंग है ये 2.598 किलोमीटर है और कहाँ पर? तेजपुर तवांग रोड पर है। कितनी हाइट पर है? 13,000 फीट की हाइट पर है। ठीक है, अब निर्माण किसने किया है? BRO ने किया है। 7 मई 1960 को इसका जो स्थापना हुई थी और 7 मई को अभी हमने पढ़ा है कि इसका जो स्थापना दिवस है वो 65वें नंबर का मनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया है। TCS सर्विसेज ने अपना जो पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? पेरिस के अंदर स्थापित किया है। नीरज चोपड़ा फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। और नीरज चोपड़ा किसके खिलाड़ी हैं? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी। डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? कहाँ की? राजस्थान की राजस्थान में पैदा हुई है और गुजरात की जो राज्यपाल थी पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल। ठीक है, और राजस्थान की जो है वो पूर्व CM भी रह चुकी हैं, ये डिप्टी CM। ठीक है, उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत लगातार 6th टाइम जो है 6ठी बार रहा है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? जानबूझकर इंटरनेट को बंद कर जाना। किसी क्षेत्र का जो इंटरनेट है जानबूझकर बंद किया जाना उसको बोलते हैं हम इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बिम्स्टेक BIMSTEC। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और EPG की फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बताई थी, एमिनेंट पर्सन ग्रुप, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में कौन चुने गए थे? पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्रिटेन? सही आंसर हमारे पास होने वाला है USA, अमेरिका में। सुअर की किडनी लगाई थी ट्रांसप्लांट करके, ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन जो है वो इनका निधन हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि सुअर की किडनी जो है इसमें इनके निधन का कारण नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोगों को लिंक जो है वो आप ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, ये मैंने ऐसे लगाया हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मोर लिखा होता है नीचे। ठीक है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन क्यों? अगर आप लोग जो है वो इसमें ज्वाइन होंगे तो आपको PDF मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग हो सके तो नोट्स बना सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे पढ़ाई भी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। इसी के साथ क्लास जो है आज की समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।